नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। गुप्त नवरात्र के दिनों में मां के काली रूप पर चर्चा जोरों पर है। एक फिल्म के पोस्टर पर बवाल मचा ही था कि साथ ही तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के मां काली पर बयान ने बवाल को और हवा दे दी है। मध्य प्रदेश में तो उन पर एक मामला दर्ज हो गया है। महुआ मोइत्रा का बयान इस प्रकार से था। उन्होंने कहा था एक कार्यक्रम में, टीवी के कार्यक्रम में, कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने भगवान को कैसे देखते हैं। अगर आप भूटान और सिक्किम जाएं तो वहां पूजा में भगवान को विस्की चढ़ाई जाती है। वहीं आप उत्तर प्रदेश में किसी को प्रसाद में विस्की दे दें तो उनकी भावना आहत हो जाती है। मेरे लिए देवी काली एक मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी के रूप में है। देवी काली के कई रूप हैं। लोगों को ये अधिकार है कि अपने आराध्य की कल्पना अपने हिसाब से वो कर सकें। तो ये अपने आप में ये जो मामला है अब इस तरह से तूल पकड़ चुका है कि महुआ मोइत्रा पे केस दर्ज हो गया। तो हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री, सलाहकार संपादक अमर उजाला हैं। विनोद जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए, क्योंकि अमूमन हम नेताओं से तो बात कर ही रहे हैं, पक्ष विपक्ष पूरा एक रूप सामने आ जाता है, लेकिन पत्रकारिता में भी बहुत अहम हो जाता है कि किस तरह से इस जो ये पूरा मामला सामने आया है इसको देखें। आपका आंकलन क्या है, किस तरह से देखा जाए? क्योंकि जो धर्म है लोगों से बहुत करीब है, दिलों से, और भावनाएं अगर इस तरह से बयान दिए जाते हैं तो क्या आहत होते हैं और क्या कारण होगा इसके पीछे, मैं आपसे समझना चाहूंगी। लेकिन निधि जी, इन दिनों धार्मिक मामलों पर बोलना बड़ा क्या कहते हैं, जोखिम भरा काम हो गया है। क्योंकि आप चाहे किसी बारे में तथ्य की कर बात करेंगे और पता नहीं कब किसकी भावनाएं आहत हो जाएं, तो बहुत ही संवेदनशील स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुझे कई बार लगता है कि कबीर और दयानंद सरस्वती जी महाराज अगर आज के युग में होते तो पता नहीं क्या होता। क्योंकि जिस तरह से अगर आप दयानंद सरस्वती जी की किताब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और उसमें जिस तरह उन्होंने तमाम सारे कर्मकांड और पाखंड पर सवाल खड़े किए हैं या कबीर ने खड़े किए हैं, तो आज की तारीख में अगर वो खड़े करते तो शायद पता नहीं कि कितनी एफआईआर हो जाती, कितनी भावनाएं आहत हो जाती। महुआ मोइत्रा जी की जहां तक बात है, उन्होंने जो कहा है उसके बारे में वो जिम्मेदार है। मैं उनके बयान के बारे में क्या टिप्पणी करूं, लेकिन इतना जरूर है जो हम लोगों ने पढ़ा है बचपन से माँ भगवती के बारे में, और आप देवी पुराण पढ़िए, देवी भागवत पढ़िए, आपका जो है ये जो सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती है, तो माँ के अनेक रूप उसमें बताए गए हैं। उसमें काली का रूप भी है, चंडी का रूप भी है, माँ दुर्गा का रूप भी है। माँ भगवती के 9 दुर्गा में तो जो श्लोकी है जिसमें 9 रूप है माता के, तो अलग अलग तरीके से पूजा होती है माँ की, इसमें कोई दो राय नहीं। और मंदिरों में, देवी मंदिरों में जो सात्विकी पूजा है, जो आमतौर पर गृहस्थों के लिए है, सामान्य भक्तों के लिए है, वो बड़ी सात्विकी पूजा है। जैसे नवरात्रि में लोग प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा सबका त्याग कर देते हैं और माँ की आराधना करते हैं, व्रत भी रखते हैं। व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम इन चीजों का त्याग कर देते हैं। ये एक सात्विकी पूजा है, उसमें फल फूल, मेवा, मिठाई इत्यादि की पूजा में अर्पित किए जाते हैं। ये मैं आपसे आप ये सही कह रहे हैं कि सात्विक पूजा पद्धति है, और ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम अपने उत्तर भारत की अगर बात करें, और अगर हमारे साथ हेमंत अत्री भी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो क्या बंगाल में एक अलग तरीके से पद्धति है, क्या उत्तर प्रदेश में अलग पद्धति है, क्या दक्षिण भारत में अलग है, नेपाल में अलग है? तो ये अपने आप में तमाम तरह के तरीके होते हैं हमारे पूजा भाव को, अपने ईश को, अपने भगवान को याद करने के, देवी देवताओं को। अघोर पंथ भी है जिसमें तमाम देवी की पूजा की जो तंत्र पद्धति है, जो अघोर पंथ है, उसमें तमाम तरीके से उसमें बलि भी दी जाती है। उसमें जो है जो अघोरी हैं और जो तांत्रिक हैं वो शराब मदिरा वगैरह का भोग लगाते हैं और पूजन करते हैं। तो इस तरह के एक अलग अलग पंथ हैं। ठीक, तो आप कह रहे हैं अघोर पंथ में ये होता होगा, अघोर पंथ में ये होता है, सात्विकी पंथ में नहीं। अत्री जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये पूरा ये बयान सामने आया है उस पर बवाल को? निधि जी, देखिए, एक पत्रकार के नाते मैं तो इसको एक पत्रकारीय दृष्टि से देखना चाहूंगा। और इस देश की हकीकत आज ये है कि अगर आप कोई आज समझदारी की या कोई अच्छी बात या कोई व्यवहारिक बात या देश के आगे बढ़ने की बात करेंगे तो आपको मीडिया की कवरेज नहीं मिलती। और इस तरह की बात करके, जिसका कोई ना सिर है ना पैर है, मेरी मान्यताएं हैं, उसको सारे समाज के सामने मंच पर कहने का कोई अर्थ मुझे लगता है। आज की तारीख में जो स्थिति है इस देश में, खासतौर पे जो मीडिया नैरेटिव की जो स्थिति है,
जितना कोई कंट्रोवर्शियल बोलेगा। देखिए, जिन लोगों को पब्लिसिटी की भूख है, महुआ मोइत्रा बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन में उनको समझता था, जैसे उन्होंने पार्लियामेंट में कई बार बहुत ही समसामयिक विषय उठाए हैं। लेकिन इस केस में निधि जी देखिए आप, शी इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक ए लूज कैनन। वेयर वॉज द नीड ऑफ सेइंग दिस? हकीकत में यह है कि आज अगर आप कोई समझदारी की बात करेंगे तो आपको मीडिया पब्लिसिटी नहीं मिलती है। इसलिए जो बड़े से बड़े समझदार लोग भी हैं, उन्होंने भी इस तरह की बातें करके, और कॉलिंग अटेंशन जिसको सिंड्रोम कहते हैं ना, कि ध्यान आकर्षण, ये इस देश का दुर्भाग्य है और हमारे मीडिया का भी दुर्भाग्य है कि अच्छी चीजों की बजाय इस तरह की जो चीजें हैं, जो विवादास्पद टिप्पणियां हैं। मुझे बताइए, काली के बारे में किसी ने क्या कहा? कोई फिल्म बनी, उसको हम प्रोजेक्ट कर करके सारे चैनल्स, क्यों हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि विवाद करेंगे और उससे फिल्म को पब्लिसिटी मिलेगी? इस तरह की चीज को तो अवॉइड किया जाना चाहिए। ये समय ऐसा आ गया, एक पोस्टर को लेकर विवाद चल रहा था, और उस पोस्टर को जो विवाद चल रहा था उसके बाद उस पर इनका जो ये बयान आ गया, एक कार्यक्रम में, किसी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने बोल दिया, तो ये परिस्थिति सामने आ गई। हो सकता है अब इन दोनों पर केस तो दर्ज हो गया है, हो ये भी सकता है कि पब्लिसिटी के लिए क्या हो, लेकिन मामला ऐसा हो गया है। विनोद जी, लेकिन अपने आप में जिस तरह से महुआ ने बोला कि अन्य देशों में देखा जाए, जैसे उन्होंने भूटान की बात कही, वहां पे ये पद्धति है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, या बलि की प्रथा तो है ही, सुनाई हम लोग सुनते में आते हैं कि बलि होती थी। हालांकि अब जो कामाख्या देवी हैं, पहले वहां पे होती थी बलि, जो गुवाहाटी में है, असम में है, लेकिन फिर उस पर रोक लगा दी गई, अब वहां पे फिर बलि नहीं होती थी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि किस तरह से इसे समझे और देखें कि धर्म भी आहत ना हो, और ये बातें भी जो युवा देख रहे होंगे वो समझें इस बात को। देखिए, आज की तारीख में अगर आप धर्म को लेकर के कोई बात कहते हैं जो तथ्य के आधार पर ही हो, तथ्यात्मक बात कहते हैं, तो भी तमाम किसकी भावनाएं कब आहत हो जाए बड़ा मुश्किल है कहना। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि कबीर अगर होते, या स्वामी दयानंद सरस्वती होते, या चारवाक होते, या और जो है हमारे परंपरा के तमाम सारे लोग हैं, उन्होंने जो कर्मकांड और पाखंड के विरोध में आवाज उठाई, तो पता नहीं कितनी FIR हो जाती है उन पर। भाई ये तो सर्वविदित है कि जो तंत्र विद्या है, तंत्र विद्या तामसी विद्या कही जाती है हमारे यहाँ। इसीलिए दो तरह की धार्मिक हिंदू धर्म में जो है, सनातन धर्म में दो तरह की पूजा पद्धतियां हैं, एक तामसी है, एक सात्विकी है। गृहस्थों के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए सात्विकी रूप में देवी की पूजा होती है। लेकिन जो तंत्र सिद्ध करने वाले हैं, जो आधी रात को शमशान में करते हैं, या मंदिरों में करते हैं आधी रात को, या किसी देवी का निर्जन वन में करते हैं, वो तमाम सारे अघोर पंथ की और तांत्रिक तरीके से करते हैं, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। अभी भैरव मंदिर में आप देखिए, कई जगह दिल्ली में जो है आपका जो प्रगति मैदान भैरव रोड पर है, वहां शराब चढ़ाई जाती है। तो ये अलग अलग पद्धतियां हैं, इससे कोई धर्म का अपमान नहीं होता है। ये जो कहा जाता है, नेपाल में अलग तरीके से पूजा होती है, भूटान में अलग तरीके से, सिक्किम में अलग तरीके से, इवन यहां तक आप देखिए कि इतनी विविधता है हमारे धर्म में कि उसको लेकर के कई बार लगता है, आप किसी दूर आप जाएं पूर्वोत्तर में, तो वहां अलग तरीके से पूजा होती है, हर विधान अलग अलग है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से इतनी जल्दी धर्म आहत नहीं होना चाहिए। और हमारा सनातन धर्म तो वैसे भी इतना हजारों साल से, जब तमाम विदेशी हमलों से आहत नहीं हुआ, जब मुसलमानों के हमले हुए, सिकंदर से लेकर के और अंग्रेजों तक के हमले हुए, तब हमारा धर्म नहीं आहत हुआ। तो किसी के एक बयान से आहत हो जाएगा या किसी के उससे आहत हो जाएगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मुझे तो लगता है ये सबसे अहम बात आपने कही है सर, कि जब इतने सदियों से आहत नहीं हुआ, धारा प्रवाह चल रहा है, तो एक बयान से आहत नहीं होता है। और आप दोनों जुड़े जी, इसीलिए सनातन धर्म में हमेशा सुधार की गुंजाइश है। इसीलिए हमारे यहाँ हम ज्यादा प्रगतिशील माने जाते हैं, क्योंकि तर्क की गुंजाइश है, शास्त्रार्थ की गुंजाइश है, इसलिए जो है ये धर्म इतना आगे बढ़ा है और शाश्वत है। बिल्कुल। अत्रि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं खबर आगे ये भी दिखाने वाली हूँ कि इस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए, तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये खबर भी इसलिए क्योंकि युवाओं के मन में एक चीज डाल दी जाती है कि आपके धर्म को आहत किया जा रहा है, तो धर्म भी आहत ना हो और जीवन भी चले, पेट में रोटी भी जाए, वो भी बहुत अहम है। निधि जी, सबसे बड़ी बात है कि धर्म को संकीर्ण कभी नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म जो है दुनिया का सबसे लिबरल धर्मों में से एक है, और किसी छोटी सी बात पे किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई छोटी मोटी बात कही गई है, उसको जितना आउट ऑफ प्रोपोर्शन आज ब्लो करने की प्रवृत्ति चल पड़ी है। मुझे ये बताइए प्रोफेशनली, अगर किसी ने एक कंट्रोवर्शियल पोस्टर निकाल दिया था
उसके बाद इस मसले को अगर आप सारे चैनल्स को देखेंगे, तमाम चैनल्स को, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इस मां काली के अलावा इस देश में कोई विषय ही नहीं बचा। और आप बता रही है कि 50 रुपए सिलेंडर के भी रेट बढ़े हैं इस देश में, और भी तमाम तरह की दिक्कतें, कहीं किसी पे कोई डिस्कशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि लिबरल समाज के अंदर, प्रोग्रेसिव समाज के अंदर इस तरह की रिग्रेसिव बातें समाज को कहीं नहीं लेके जाती हैं, और संकुचित मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए, और धर्म की ठेकेदारी चंद पॉलिटिकल पार्टियों या व्यक्तियों को नहीं लेनी चाहिए। धर्म एक व्यक्तिगत आस्था का मसला है और इसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, और वाकई में संकीर्णता से नहीं देखना चाहिए। और सदियों से जब तरह से ये धर्म चला आ रहा है, ऐसे में एक दो बयान से आहत नहीं होता, लेकिन पूरी कोशिश होनी चाहिए कि कुछ बयान ऐसा ना दे जिससे धर्म आहत हो, क्योंकि वो अपने आप के लोगों के मन में बहुत करीब होता है और ये आपका पर्सनल मामला होता है, लेकिन आहत ना कोई करे तो ये बहुत अहम हो जाता है। आप दोनों जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये तो हमारे पत्रकार सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी थे जिन्होंने अपनी राय आप लोगों के साथ साझा की है, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है, कानूनी तौर पर भी इसे आगे बढ़ा जा रहा है। आपको बता दें कि तृणमूल पार्टी ने अपनी जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा के बयान से खुद को अलग कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये इनका निजी मामला है। दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश में उन पर मामला भी दर्ज हो गया है, जिस तरह से ये बयान उन्होंने दिया है, और इस पर बीजेपी आक्रामक है। लेकिन महुआ मोइत्रा का कहना है कि मैं तो महाकाली की उपासक हूं और मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। आइए रिपोर्ट देख लेते हैं। कोलकाता में टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं का प्रदर्शन। बीजेपी ने कोलकाता के बहु बाजार थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। उनकी मांग है कि महुआ मोइत्रा को गिरफ्तार किया जाए। आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को एक निजी चैनल के कार्यक्रम में देवी काली को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। टीएमसी ने इस बयान से खुद को अलग किया है। कोई भाषा नहीं है, इतना घटिया शब्द हमारी हिंदू और जो सनातन सेंटीमेंट है उसके ऊपर सीधा सीधा असर हुआ है। बंगाल का हर घर में देवी माँ काली को पूजन होता है, हम लोग का फास्टिंग होता है काली पूजा का दिन, अमावस्या का दिन। इसका खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होगा तो शांतिपूर्ण तरीके से ध्वज लेकर महाकाली जी का तस्वीर और प्रतिमा लेकर, मूर्ति लेकर एजिटेशन भी होगा शांतिपूर्ण तरीके से। महुआ मोइत्रा का कहना है कि भारत में उपासना के कई रूप हैं और काली के भी। उनके लिए एक काली वे भी हैं जो हर तरह का भोग स्वीकार करती हैं। महुआ ने ट्वीट कर बीजेपी को जवाब दिया। उन्होंने लिखा, सामने आओ बीजेपी, मैं काली की भक्त हूँ, किसी से नहीं डरती, न तुम्हारे अज्ञान से, न तुम्हारे गुंडों से, न तुम्हारी पुलिस से, और आपके ट्रोल से तो कतई नहीं। सत्य को समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती। महुआ के समर्थन में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट किया, मैं बदनीयत गढ़े हुए विवाद से अनजान नहीं हूँ, लेकिन महुआ पर हो रहे हमलों से हैरान हूँ। महुआ मोइत्रा ने वही कहा जो हर हिंदू जानता है कि हमारे देश में पूजा के तरीके बहुत अलग अलग हैं। देवी को कोई क्या चढ़ाता है, इससे देवी से ज्यादा भक्त के बारे में पता चलता है। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में बने रहने वाली महुआ के लिए विवाद कोई नई बात नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में जितने भी देवी देवता हैं उनसे भी ज्यादा उनके रूप हैं। इसी विविधता से पैदा होती है उदारता की परंपरा। हमें यह सोचना होगा कि हम बात बात पर आहत होते रहें या फिर अपनी विविधता और अपनी उदारता को बचाए रखें। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में वो खबर जो कल सुर्खियों में छाई रही थी, जो जी न्यूज के एंकर को किस तरह से 3 महकमे की पुलिस से लेने पहुंची थी। तो आपको बता दें कि जी न्यूज के बाहर छत्तीसगढ़ पुलिस ने नोटिस दे दिया है। संपादक और सह संपादक को पूछताछ के लिए नोटिस दिया है और कई दस्तावेज मांगे हैं। 7 दिन के अंदर ये छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है वो पहुंची हुई थी और उन्होंने ये नोटिस चिपका दिया है। तो उदयन बिहार हैं डीएसपी रायपुर के, उनसे उन्होंने बात की है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर से। आइए बातचीत आपको सुना देते हैं। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की तलाश में दर दर भटक रही है छत्तीसगढ़ पुलिस। आज पुलिस की टीम
जी न्यूज़ के दफ्तर भी गई थी। वहाँ पर क्या कुछ हुआ, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रायपुर के डीएसपी उद्यन बिहार जी। आप गए थे जी न्यूज़, क्या कुछ हुआ वहाँ पर? जी न्यूज़ के ऑफिस हम गए थे, वहाँ पर उनको 91 का नोटिस दिया है जो कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ था उनके द्वारा घटना दिनांक को, और घटना दिनांक से 1 जुलाई को जो प्रस्तुत हुआ था और 2 जुलाई को जो अपोलोजाइज उन्होंने किया हुआ था, उसके संबंध में हमने उनको नोटिस दिया है कि जो कार्यक्रम से संबंधित किनके द्वारा एडिट किया गया है, किनके द्वारा वो वीडियो लाए गए, सोर्सेज बताने के लिए उनके कर्मचारियों के नाम सरह वगैरह के लिए अपन ने नोटिस दिया है, 91 का नोटिस दिया है और उनको 7 दिन का समय दिया है कि हमारे थाना सिविल लाइन रायपुर आकर वो जो है वो उनके दस्तावेज, जो संबंधित दस्तावेज है वो प्रस्तुत करें। साथ ही उसके बाद हमने उनको 160 की नोटिस सर्व करनी चाहिए। उनके एडिटर और जो उनके सहायक हैं, एक असिस्टेंट एडिटर करके थे उनके, उन दोनों को नोटिस सर्व करनी चाहिए। तो उन्होंने उनके टीम द्वारा वहाँ पर जो उपस्थित थे उनके द्वारा नोटिस लेने से इनकार किया गया और इनकार करने के उपरांत हमने उनके नोटिस को बाहर चस्पा कर दिया है। अच्छा, कल जब आप रोहित रंजन को पकड़ने गए थे, आप उनके घर में थे, उसके बाद जो नोएडा की पुलिस है वो उनको वहाँ से ले गई, एक नया केस दर्ज किया गया, उस मामले में उनसे पूछताछ हुई और उनको गिरफ्तार करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। क्या आपको जानकारी है वो कहाँ पर हैं? नोएडा पुलिस उनको छोड़ दिया है? वर्तमान में हमको कोई जानकारी नहीं है, ना नोएडा पुलिस द्वारा जो हमको अधिकृत रूप से सूचित किया गया है कि उनकी इवन सूचित किया गया कि वो कहाँ हैं। इवन हम जब एफआईआर और उसकी अन्य कॉपी लेने जब सेक्टर 20 थाने गए थे तब भी उनके द्वारा हमको रिसीविंग देने से मना किया गया है। कल जब आप उनको खोज रहे थे तो क्या आपने बताया था कि हम उनको पकड़ने के लिए आए हैं और उसके बाद भी पुलिस ने छोड़ दिया उनको? जी नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। हम तब तक समझ रहे थे कि इंदिरापुरम की पुलिस है जो अपने साथ है। जब हम उनको वो ले गए, एक गाड़ी में बैठा के ले गए और हमको इंदिरापुरम चलने बोला तो हम भी इंदिरापुरम गए। तब इंदिरापुरम जाने के बाद हमने पूछा तो उन्होंने बताया जीडी एंट्री हमको पकड़ाई जिसमें लिखा हुआ था कि नोएडा की पुलिस जो है उनको ले गई है करके। तो तब हमको पता चला कि नोएडा की पुलिस जो है उनको लेकर गई है। तो नोएडा की पुलिस से आपने कल संपर्क किया था? जी हाँ, कल भी किया था और आज भी किया था अपन लोगों ने। कल भी उन्होंने, जब हम नोएडा थाने गए हुए थे, सेक्टर 20 थाने जब हम गए हुए थे, तब ना तो वहाँ पर रोहित रंजन थे और ना ही वहाँ के एसएचओ वहाँ पर मौजूद थे उस समय पर। आपके संपर्क करने के बाद भी उन्होंने गिरफ्तार करने के बाद उसे छोड़ दिया? जी हाँ, बाद में मीडिया में जो प्रसारित हुआ, उनके द्वारा जो समाचार प्रसारित किया गया, तो उसमें यह उल्लेख हुआ था कि जमानत मुचलके पर उनको उस प्रकरण में, वहाँ के प्रकरण में रिहा किया गया है। तो उसके पश्चात भी उन्होंने अपने को कोई जानकारी विधिवत नहीं दी थी। आगे आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? आगे हम फर्दर उनकी तलाश जारी रखेंगे और जो उनके नोटिस के जवाब आने के बाद हम देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। साथ में उनको कथन लेने के लिए बुलाया हुआ है, उनका पक्ष रखना हम देना चाहते हैं, हम दे रहे हैं, उसमें अवसर दे रहे हैं उनको पक्ष रखने का, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और बाकी फर्दर कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये है उद्यान बिहार रायपुर के डीएसपी जो कि एंकर रोहित रंजन की तलाश कर रहे हैं। इनका आरोप ये है कि नोएडा और गाजियाबाद पुलिस उन्हें कोऑपरेट नहीं कर रही है और नोएडा पुलिस ने रोहित रंजन को गायब कर दिया है। दूसरा, जो गाजियाबाद पुलिस के साथ कल इनका टकराव हुआ, इनका आरोप है ये है कि गाजियाबाद पुलिस ने इनके साथ बदसलूकी की, जिसकी शिकायत उन्होंने आज गाजियाबाद एसएसपी दफ्तर में की है। नोएडा से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में हम असली बात करते हैं। खाना बनाना कुछ और महंगा हो गया है। गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए और बढ़ गए हैं। ये इस साल के दौरान चौथी बार बढ़ोतरी की गई है, यानी जनवरी से अब तक 26% से ज्यादा सिलेंडर गैस के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि 19 किलो के जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम 206 रुपए 50 पैसे घटे भी हैं कि ये सस्ता हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। दक्षिणी दिल्ली के इस पिछड़े एकता विहार कॉलोनी में गृहिणी सीतू, पति उमेश और 2 बच्चों के साथ एक रूम के घर में रहती हैं। बुधवार को घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए और महंगा होने से तनाव में हैं। कहती हैं, महंगाई के इस दौर में घर चलाना पहले ही मुश्किल हो रहा था। घरेलू एलपीजी की कीमत में बढ़ोतरी ने किचन का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। सिलेंडर, सब्जियां इतनी महंगी हो गई है, हर बात में महंगाई है, बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई हो गई। बहुत महंगाई हो गई है सर, हर चीज़ में। बच्चों को खिलाएं कि हम खाएं कि घर का खर्चा करें, क्या करें सर? मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। सिलेंडर पे पैसे बढ़ते जाते हैं हर महीने कभी कुछ। सभी पे दिक्कत है इसकी वजह से, पैसे बढ़ाने से। जब नॉर्मल था जब सही था सर, अब हर महीने पैसे बढ़ रहा है सर। तनख्वाह का कोई रूल नहीं है, पैसों का कीमतें घटानी चाहिए सर। हम जैसे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे सर? 1000, 1200, 1500
12-15 हज़ार की नौकरी है सर, घर का खर्च भी है, फिर गैस भराएंगे, घर का खर्चा है, बाहर का खर्चा है सर, हर चीज़ है। सीतू की पड़ोसी नेहा भी घरेलू गैस महंगा होने से नाराज हैं। कहती हैं बच्चों की पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो रहा है क्योंकि घरेलू गैस पर खर्च बढ़ता जा रहा है। सिलेंडर कम करा जाए, सस्ता करा जाए और जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए, जो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें या किसी चीज़ में अपने बच्चों में वेस्ट जो पैसा हमारा इन चीज़ों में जा रहा है हम अपने बच्चों के साथ लगा सकें। दरअसल बुधवार को कंपनियों ने दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1003 रुपए प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 1053 रुपए प्रति सिलेंडर कर दी, यानी 50 रुपया महंगी। पिछले 2 महीनों में ये तीसरी बढ़ोतरी है। 1 जुलाई 2021 को दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 834 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर थी, जो 1 साल बाद 218 रुपए 50 पैसे महंगी होकर 1053 रुपए प्रति सिलेंडर की हो गई है, यानी 26.18% महंगी। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में ये इस साल की चौथी बढ़ोतरी है। इससे पहले मार्च में एक बार और मई में 2 बार तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई थी। जाहिर है महंगाई के इस दौर में एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के परिवारों पर पड़ा है और अब वो चाहते हैं कि तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कटौती पर विचार करें। एकता विहार कॉलोनी से मेरे कैमरा सहयोगी जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में अब बात आगरा की। यहाँ क्या बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के कारण एक परिवार का अंत हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगरा की आवास विकास कॉलोनी में पति पत्नी और बेटी ने एक साथ आत्महत्या कर ली है। पुलिस को घर में छानबीन के दौरान एक कॉपी में सुसाइड नोट भी मिला है और जो आर्थिक परेशानी की ओर इशारा कर रहा है। आगरा में रहने वाले 32 साल के सोनू ने बेरोजगारी के चलते अपनी 30 वर्षीय पत्नी गीता और 8 वर्षीय बेटी सृष्टि समेत फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार रात सभी साथ में सोए थे। बेटा श्याम सुबह जागा तो उसने पिता, मां और बहन के शव फंदे से लटके देखे। इसके बाद परिजनों को घटना का पता चला। परिजनों ने तीनों को नीचे उतारा, तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। यहाँ से एक सुसाइड नोट ही बहुत भावुक तरीके का लिखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूंकि जो मृतक है उसकी पत्नी उसकी बेटी है। मृतक पिछले काफ़ी दिनों से बेरोजगार था और अपने फादर का जो मकान है उसमें सबसे ऊपर के 2nd फ्लोर पे रहता था। इन लोगों ने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंसल्ट किया है आपस में जो सुसाइड नोट के मुताबिक, उसके बाद इन्होंने ये कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि सोनू एक फैक्ट्री में काम करता था। 6 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो जाने के बाद से उसका काम छूट गया था। इसके बाद उसका परिवार बेरोजगारी के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। सोनू ने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसे कोई काम नहीं मिला। हर रोज बेरोजगारी के चलते अवसादग्रस्त डिप्रेशन में आके लोग आत्महत्या कर रहे हैं देश के किसी कोने में। लेकिन देश में वाद विवाद सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद को लेकर के हो रहा है। बात बुलडोजर की होती है, रोजगार की नहीं। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक पिछले 12 महीनों में बेरोजगारी का स्तर जून महीने में सबसे ज्यादा रहा है। आगरा में सहयोगी नसीम के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे अखिलेश यादव और उनके सहयोगी ओपी राजभर का मनमुटाव अब खुलकर सामने क्यों आ रहा है, बताएंगे। उत्तर प्रदेश
की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनके सहयोगी ओपी राजभर के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया है। ओपी राजभर ने रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की हार का ठीकरा अखिलेश यादव के सर फोड़ते हुए कहा है कि अखिलेश के प्रचार न करने से समाजवादी पार्टी जो है वो चुनाव हार गई। अखिलेश ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। विधानसभा चुनाव में एक दूसरे का हाथ पकड़कर लड़े सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ओपी राजभर का गठबंधन टूट के कगार पर है। राजभर की नसीहतों पर पहली बार अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ी है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूं? कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। अखिलेश यादव के इस बयान पर तुरंत ओपी राजभर के खेमे से भी प्रतिक्रिया सामने आई। राजभर के बेटे अरुण राजभर ने ट्वीट कर कहा है कि सुभाषपा प्रमुख आदरणीय ओपी राजभर जी ने क्या गलत कहा। आदरणीय अखिलेश यादव जी की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा चुनाव में प्रचार करने गए होते तो जीत हमारी होती। कार्यकर्ताओं में उत्साह और बढ़ता, लेकिन सिर्फ ना जाने पर हार का सामना करना पड़ा। सच चुभता बहुत है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकलकर जनता के बीच जाना चाहिए। ओपी राजभर ने हैदराबाद शिविर में जाने के लिए पीएम मोदी की भी तारीफ की। कहा कि बीजेपी अभी से ही अगले चुनाव की तैयारी में लग गई है, लेकिन अखिलेश यादव घर से बाहर नहीं निकल रहे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ओपी राजभर वापस से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर बीजेपी जाने के सवाल पर ओपी राजभर इनकार कर देते हैं। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे बताएंगे अमरावती का जो मामला है, उमेश कोले हत्या में जांच कहां पर पहुंची है। अमरावती में दवा विक्रेता उमेश कोले की हत्या के मामले में एनआईए अब पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ कर रही है। उसके रडार में रहबर संस्था के भी कुछ और लोग हैं। उधर अमरावती पुलिस ने खुलासा करते हुए उस थ्योरी को नकार दिया है जिसमें कहा गया था कि हत्याकांड और नुपुर शर्मा के बयान के रिश्ते को उसने दबाया। पुलिस कमिश्नर ने एनडीटीवी से एक खास बातचीत में ये भी कहा है कि राज्य पुलिस ने ही जून के आखिरी हफ्ते में एनआईए को पूरी जानकारी दी और इस तफ्तीश में एक और नाम की भूमिका पर सवाल है, क्योंकि पीड़ित परिवार को भी इस पर पूरी तरह यकीन नहीं है। वो नाम है उमेश कोले के दोस्त डॉक्टर यूसुफ खान का। ये तस्वीर सोहेल नदवी की है। ये शख्स अमरावती में पीएफआई का अध्यक्ष है। उमेश कोले हत्याकांड में एनआईए ने मंगलवार को इसके दरवाजे पर दस्तक दी। अमरावती में जो पीएफआई है उसके जिला अध्यक्ष सोहेल नदवी का ये घर है। इस गली में आखिरी जहां पर आप पीले रंग की एक पन्नी देख सकते हैं, ये उनका घर है। और खबर आ रही है कि सुबह 7 बजे के आसपास एनआईए की टीम आई थी और इनके सोहेल नदवी को उठाकर ये पास में नागपुर गेट पुलिस स्टेशन है वहां पर ले जाया गया और वहां सुबह से उनकी पूछताछ हो रही है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे हमारे घर में एनआईए की टीम आई थी अजीत कदम के साथ। 5 गाड़ियाँ थी 4 व्हीलर, उसमें एनआईए की पूरी टीम थी। 7 साढ़े 7 बजे बगैर इन्फॉर्मेशन के वो लोग आए थे। उसके बाद में जो है हमारे घर को पूरा सर्च किया उन्होंने, एक एक चीज़ को चेकिंग किया और हमारे घर से सिर्फ आधार कार्ड किया और हमारे इलेक्शन कार्ड की फ़ोटो लेके गए। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके गए। अमरावती पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि जिन लोगों को धमकी मिल रही है वो पुलिस को शिकायत दे सकते हैं। वो खुद से संज्ञान लेकर भी मामले की जांच करेगी। हम सुओ मोटो तो जा ही रहे हैं, क्योंकि लोग आए ना आए, हमें शहर में शांति का माहौल कायम रखना है और इस तरह से कोई भी अगर थ्रेट देगा तो ये गलत है और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम सुओ मोटो कर रहे हैं। फिर भी अगर पब्लिक को हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हमने अपना एक टोल फ्री नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर पब्लिक को दिया है और इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। इसके अलावा
हमारे पास पहले एक थ्रेट कॉल की रिटन कंप्लेन आई है, उस पर हमने कुछ लोगों को राउंड ऑफ किया है। बहरहाल इन सब के बीच मृतक उमेश कोल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एनडीटीवी को मिली है, जिससे पता लगा है कि कैसे हत्यारों ने गर्दन के बाएं हिस्से पर इतनी तेजी से वार किया कि शरीर की कई नसें कट गई, चाकू से रीढ़ तक गहरा घाव हो गया। उधर गिरफ्तारी में एक नाम की भूमिका पर भी सवाल हैं। परिजनों के अलावा पीड़ित परिवार और पुलिस भी उसे सीमित मान रही है। डॉक्टर यूसुफ खान, मेरे शौहर जो है डॉक्टर साहब, तो वो वेटरनरी डॉक्टर है और ये उमेश भाई का मेडिकल स्टोर है एनिमल्स के मेडिसिन का, तो हमेशा वो वहाँ से मेडिसिन लेते थे और उनके जो दोस्त आने वाले हैं अदर डॉक्टर्स, वो भी वहीं से लेते थे। तो इस तरह से उनका रिलेशन उनसे उमेश भाई से कम 15 सालों से, और उमेश भाई इतने अच्छे इंसान थे तो उन्होंने अपने दोस्त भी तो अच्छे ही चुने होंगे ना, डॉक्टर साहब के अंदर अच्छाई देखी होंगी, तभी तो उनकी फ्रेंडशिप 15 साल से थी ना। उनके फ्यूनरल में भी गए थे उनके परिवार वाले, कह रहे हमसे बात, हमको पता चला कि ऐसा हुआ है करके, उनकी डेथ वगैरह हुई है करके, इनके साथ ऐसा हो गया। तो इतना रोए उन्होंने घर पर आकर, और दूसरे दिन उनके मैयत में भी गए, वो उनके फैमिली वालों से ही मिले कि ऐसा कैसा ये हो गया करके। घर में 3-4 दिन तक खाना नहीं खाया उन्होंने, और यहाँ तक कि क्यों बीमार हो गए थे तो मुझे इनामदार डॉक्टर के पास जाकर उनको सलाइन वगैरह भी लगाने पड़ा था कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा कैसा हो गया करके। वो सदस्य जो है वो हमारे पहले तो बिजनेस टर्म्स थे, डॉक्टर यूसुफ जी डॉक्टर का तो ऐसा था, यूसुफ जी का ऐसा था कि वो अभी भैया के अच्छे दोस्त भी थे। क्योंकि क्या होता है बिजनेस में, अगर आप बार बार मिल रहे हैं, रोज मिलना जुलना हो रहा है और ये हो रहा है, तो अपने आप एक अच्छा रिलेशन भी हो जाता है। तो हाँ टर्म्स रहे हैं तो फॉरवर्ड किए होंगे मैसेज, ये सब किसी और को और हो सकता है, किसी और ने वो सब ये किया हो या इन्होंने भी किसी को किया हो, तो अभी बोलना बहुत मुश्किल है। उधर इस मामले में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह ने अमरावती सांसद नवनीत राणा की सियासी थ्योरी को तथ्यों से नकार दिया। कहा उन्होंने ही एनआईए को जानकारी दी, जानकारी छिपाई नहीं। मैं कंटिन्यूसली डे 1 से हमारे सीनियर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, और जो हमने एनआईए को रिपोर्ट भेजी जिस पर से एनआईए की टीम आई है, उसमें भी हमने फाइनली यही लिखा है कि इसमें और कोई कॉज नहीं नजर आता, और सिर्फ यही एक कॉज सबसे स्ट्रांग हमें लग रहा है कि नुपुर शर्मा की पोस्ट को सपोर्ट किया और इसलिए मर्डर हुआ। और उसके बाद एनआईए की टीम आई, तो ये कहना कि एनआईए की टीम के आने के बाद हमने मीडिया को बताया, यह सरासर गलत है। हमने हमारी रिपोर्ट शायद 27 से 28 हाँ ऐसे ही कुछ गई है हमारी रिपोर्ट, और उसके बाद एनआईए की टीम यहाँ पर आई है। तो उसके पहले ही वी हैड अरेस्टेड 6 एक्यूज्ड। अमरावती की पुलिस कमिश्नर का साफ कहना है कि इन्होंने ही जो अपने डीजीपी दफ्तर और वहां से एनआईए को बताया गया इस पूरे मामले के बारे में, और तब एनआईए इन्होंने किसी मामले को दबाने की कोई कोशिश नहीं की। अमरावती से कैमरा पर्सन रिजवान खान और अपने सहयोगी संजय शेंडे के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, मुंबई में आज भी जमकर बरसा पानी और सड़कें भी हुई पानी। मुंबई में भारी बारिश से कल जो चेतावनी जारी की गई थी वो आज भी बनी हुई है। रात में थमने के बाद सुबह से फिर से बारिश ने जोर पकड़ा और नतीजा ये रहा कि शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव और भारी यातायात के कारण सुबह यात्रियों को बहुत असुविधा हुई है। लेकिन दादर हिंद माता इलाके में जहां जरा सी बारिश में पानी भर जाता है, इस बार सूखा रहा। मुंबई में बारिश लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भरा, लेकिन मंगलवार की तुलना में कम, क्योंकि बारिश भी रुक रुक कर हुई। सबसे राहत की बात दादर हिंदमाता इलाके में रही, जहां थोड़ी सी बारिश में भी घुटने तक भर जाने वाला पानी गायब था। दरअसल बीएमसी ने हिंदमाता फ्लाईओवर के नीचे और थोड़ी दूर पर लाखों लीटर क्षमता वाली टंकी बनाकर बारिश के पानी को खींचने का काम किया है। चूँकि अक्सर हाई टाइड के वक्त जब बारिश होती है तो पानी जो है समंदर में नहीं जा पाता है, तो ये पानी फिलहाल यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है, होल्डिंग कर लिया जाता है। लेकिन पानी और ज़्यादा हो और इसकी भी क्षमता जब समाप्त हो जाती है, तब उसके लिए इस बार व्यवस्था की गई है कि ये इस तरह के पाइप
और पंप लगाए गए हैं, समरसीबल पंप लगे हुए हैं। देखिए जो चल रहा है यहाँ पर, इस समरसीबल पंप के जरिए, इस मोटे पाइपों के जरिए ये पानी पूरा खींच, यहाँ से भी खींचा जाता है और यहाँ से खींच के यहाँ से थोड़ी दूर पर प्रमोद महाजन उद्यान है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया है। उस पानी, सभी पानी को इन बड़े बड़े मोटर के जरिए जो है कि वहाँ पर भेज दिया जाता है होल्डिंग पे। तो पानी वहाँ होल्ड रहता है तब तक जब तक कि बारिश बंद न हो या फिर हाई टाइड खत्म नहीं हो। बीएमसी की इस योजना से आसपास के दुकानदारों में भी राहत की सांस ली है। हाँ, बहुत फ़ायदा है। अभी पानी कम भरता है, नहीं तो थोड़ा इतना बारिश में दुकान में पानी आ जाता था तो नुकसान बहुत होता था। अभी पानी नहीं आया दुकान, और ट्रैफिक भी चालू रहता है। पानी ये पंप ज़्यादा खींचता है, इससे ट्रैफिक चालू रहती है। कल बहुत तेज़ बारिश थी, उसके बाद भी नहीं भरा था? नहीं, थोड़ा टाइम भरा था, लेकिन ज़मीन के लेवल पे था तो ट्रैफिक चालू रख सकते थे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आया और तुरंत पानी निकल भी जाता है। लेकिन चेंबूर की पोस्टल कॉलोनी वालों की मुसीबत कम नहीं हुई है। जरा सी बारिश हुई नहीं कि यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है। वो लोग थक के भाग गए। वो उसका घर में 1-1, 1.5 फुट पानी, 2-2 फुट पानी होता है। ये चाहिए, इस बारिश की सीजन में कम से कम 4 से 5 बार 2-2 फुट पानी होता है। वो लोग क्या खाना खाने को? अच्छा। और वो ये तो आपके घर में? हाँ, हमारा हम लोग को खिलाना पड़ेगा ना। फिर वो लोग थोड़ी ओल्ड मैन रहेगा तो बाहर जाएंगे। 3-3, 4-4 दिन पहले तो अर्जुन तो उतरता है एक दिन में, पहले तो 3-3, 4-4 दिन उतरता नहीं था पानी। तो आप लोग 3-3, 4 दिन घर में बंद रहते थे? हम तो नहीं, वो लोग भी हमारे घर पे। अच्छा। इलाके की नगर सेविका आशा मराठे का कहना है कि यह निचला इलाका है, इसलिए पानी जमा होने से रोकना तो मुश्किल है, लेकिन पानी जल्दी उतरे इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। मैंने स्टैंडिंग में हम लोग ने पास करके बहुत सारे काम किए हैं। एक साइड का अभी भी ड्रेन बांधने का बाकी है, और जो माहौल पंपिंग स्टेशन है और मेगा सिटी नाला है, उनका पानी बैक मार रहा है। वो जो काम हो जाएगा तभी इधर का और भी फर्क आ जाएगा। इस सब के बीच चूनाभट्टी इलाके में एक चट्टान गिरने से पहाड़ी के नीचे बने 3 घर उसकी चपेट में आ गए। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल का सुनील सिंह, NDTV इंडिया।